हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th के समष्टि अर्थशास्त्र की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कुछ मुख्य अवधारणाएं। सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र। अगर हम इस बुक को पढ़ रहे हैं और इसमें क्या क्या रखा है, पाठ का नाम हमें यह दे रखा है कुछ मुख्य अवधारणाएं। तो जब हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, समष्टि अर्थशास्त्र यह अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सामूहिक स्तर पर किया जाता है। फ्रेंड्स, जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो इस प्रकार का अर्थशास्त्र के भाग में आता है जिसमें आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सामूहिक स्तर पर किया जाता है, किसी छोटे स्तर पर नहीं, सामूहिक स्तर पर, पूरे के पूरे स्तर पर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र उसी में से उसका एक भाग है जिसे हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा 12वीं में, क्लास 12th में पढ़ेंगे हम। तो फ्रेंड्स, जो समष्टि अर्थशास्त्र है, आप इसकी डेफिनेशन को याद करने की ये ट्रिक अपना सकते हैं कि स से समष्टि और स से सामूहिक। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। अब देखिए वस्तुओं के प्रकार। फ्रेंड्स, जो वस्तु हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले जो वस्तु के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अंतिम वस्तुएं और एक मध्यवर्ती वस्तुएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतिम वस्तुएं। अब देखिए अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो उत्पादन सीमा के बाहर है। अंतिम वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जो उत्पादन सीमा से बाहर होती हैं। इसका मतलब यह है कि वे वस्तुएं जो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं और वो एक उपभोक्ता के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुकी है, वही अंतिम वस्तुएं हैं जो अब उत्पादन प्रक्रिया में नहीं शामिल होंगी। और देखिए, और अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, अंतिम उपभोक्ता द्वारा यानी कि जो उपभोक्ता है उसके द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार है। इनका मूल्य और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। फ्रेंड्स, जो ये वस्तुएं हैं अंतिम वस्तुएं, इनका मूल्य क्या, इनका प्राइस, इनका मूल्य और नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इन वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब ये क्या है, दो भागों में डिवाइड है, बांटी गई है। सबसे पहले जो अंतिम वस्तुएं बांटी गई है वो दो भागों में है, एक तो है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अब देखते हैं अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जो अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए प्रयोग की जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कि कार, टीवी, फ्रिज। तो जो कार, टीवी, फ्रिज है वो अंतिम उपभोक्ता के द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए प्रयोग की जा रही है, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। और अंतिम उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं जो उत्पादकों के द्वारा अन्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। अब देखिए, जो अंतिम उत्पादक वस्तुएं होती हैं वो वे वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी दूसरी वस्तु या फिर सेवा का उत्पादन करने के लिए उसमें प्रयोग की जाती है, उन्हें कहा जाता है अंतिम उत्पादक वस्तु। जैसे मशीन, औजार आदि। तो फ्रेंड्स, जो मशीन है उसी के द्वारा क्या करते हैं, हम वस्तुओं को तैयार करते हैं। इससे आप याद कर सकते हैं, आप इनका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, आपको याद आ जाएगी डेफिनेशन क्या है। अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर किए गए व्यय को उपभोग व्यय कहते हैं। जब फ्रेंड्स अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर हम अगर अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर कोई भी पैसा खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, तो वो उपभोग व्यय कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अंतिम उत्पादक वस्तुओं पर किए गए व्यय को निवेश कहते हैं। जो अंतिम उत्पादक वस्तुओं पर अगर हम व्यय करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, तो उसे निवेश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा मशीन, औजार। तो अगर हम किसी मशीन को खरीदते हैं तो ये हमारा निवेश होता है ना, तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। और देखिए अब यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करते समय क्या किया जाता है, अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अंतिम वस्तुओं की विशेषता भी है। देखिए
जो वस्तुओं के प्रकार में हमारे पास एक थी अंतिम वस्तुएं और दूसरी थी मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जो उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं। ये किस प्रकार की वस्तु होती है? ये उस प्रकार की वस्तु मध्यवर्ती, यानी कि अभी मध्य में, मिडल में, अभी वो बीच में। मध्य से क्या होता है? बीच होता है, बीच में, मिडल में। तो आप इसे याद कर सकते हैं, अभी वो पूरी नहीं हुई है, तो इस तरीके से वो उत्पादन सीमा के अंदर है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, उत्पादन सीमा की जो अंदर होती है वो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं और जिनके मूल्य को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। अगर वो उत्पादन सीमा के अंदर है फ्रेंड्स, तो उसके मूल्य को और अधिक बढ़ा सकते हैं हम। मान लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। अब मान लीजिए आप, जैसे कि जो कपास यानी कि कॉटन, जो कॉटन है, कपास है, वो कपड़ा मिल के लिए एक मध्यवर्ती वस्तु है। वो क्यों है कपास एक मध्यवर्ती वस्तु? वो इसलिए है कि अभी उसके मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। अब कपास से हम कपड़ा बनाएंगे तो जो कपास जिस रेट से, जिस प्राइस से, जिस कीमत से बिक रही थी, उससे ज्यादा जब वो कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा वो ज्यादा बिकेगा कीमत का, तो उसके मूल्य में वृद्धि हुई। अब देखिए आगे, ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है। अंतिम प्रयोगकर्ता यानी कि अंतिम उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है। जब वो उत्पादन प्रक्रिया के अंदर है तो वो उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार हो ही नहीं सकती। ठीक है फ्रेंड्स, ये वस्तुएं एक फर्म के द्वारा दूसरी फर्म से या तो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए या फिर पुनः बिक्री के लिए क्रय की जाती है। अब क्या है फ्रेंड्स, जो ये वस्तुएं होती हैं ये एक फर्म के द्वारा या तो कच्चे माल के रूप में, जो उन्हें सामान बनाना, जो वस्तु उन्हें बनानी है उसमें कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए ली जाती है, या फिर पुनः बिक्री के लिए। कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए वही कपास वाला जो उदाहरण है वो आ जाएगा। अब पुनः बिक्री के लिए देखते हैं फ्रेंड्स। पुनः बिक्री के लिए मान लीजिए एक दुकानदार है, वो चावल लेता है और उसे बेचता है, तो पुनः बिक्री के लिए उसने खरीदी है। अब मोबाइल डीलर है, वो मोबाइल लेता है किसी से और फिर उसे बेचता है, तो क्या है? पुनः बिक्री के लिए खरीदा गया है, तो ये मध्यवर्ती वस्तु में आती है। एक ही वस्तु मध्यवर्ती भी हो सकती है तथा अंतिम भी। अब फ्रेंड्स देखिए, एक ही जो वस्तु है, कोई एक वस्तु या तो मध्यवर्ती भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। अब हम पहचान कैसे लगाएं? अब आप देखिए, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बीच अंतर उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। जो अंतिम वस्तु होती है और मध्यवर्ती वस्तु होती है, उनके बीच में जब हम अंतर करते हैं वो किस प्रकार से कर सकते हैं? वो इस प्रकार से कर सकते हैं, उनके प्रयोग पर निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, अपने यूज में लेके आ रहे हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए यदि चीनी का प्रयोग बिस्कुट के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि जो चीनी है उसका प्रयोग बिस्कुट की फैक्ट्री में बिस्कुट के उत्पादन के लिए एक कच्चे माल के रूप में। कच्चा माल कौन सा होता है? जो उसका बेस होता है। अब बिस्कुट क्या है? चीनी के बगैर नहीं बन सकता, तो वो कच्चा माल हो गया चीनी उसके, तो कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जा रही है चीनी, तो यह मध्यवर्ती उपभोग है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यदि चीनी का प्रयोग घर में चाय बनाने के लिए किया जाता है तो यह अंतिम वस्तु है। अगर उस चीनी का प्रयोग, अब एक और उदाहरण है, अगर चीनी का प्रयोग हम अपने घर में चाय बनाने के लिए या किसी और काम के लिए कर रहे हैं तो वो क्या है? अंतिम वस्तु है। तो यह उसके प्रयोग पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से इस्तेमाल की जा रही है। तो जो एग्जाम हमारे जो होते हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम, तो उसमें आपसे ऐसे सेंटेंस दे दिया जाता है, ऐसी लाइन दे दी जाती है जैसे कि यहाँ पर चीनी का प्रयोग घर में चाय बनाने के लिए किया जा रहा है, तो ये कौन सी वस्तु है? अंतिम है या मध्यवर्ती है? तो उसमें आपको लिखना होता है और उसमें आपको क्या करना पड़ता है? रीजन भी देना पड़ता है आपको उसका। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, अंतिम वस्तु देखिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती। जो अंतिम वस्तु होती है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं की जाती और मध्यवर्ती वस्तु जो होती है कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जा सकती है। अब देखिए, अंतिम वस्तुएं पुनः बिक्री, जो अंतिम वस्तु होती है उनकी पुनः बिक्री नहीं होती है, और जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उनकी पुनः बिक्री की जा सकती है। और अंतिम वस्तुएं ये उत्पादन सीमा से बाहर होती हैं, हमने पढ़ा था, जो अंतिम वस्तुएं उत्पादन सीमा से बाहर होती हैं, और मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं वे उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं। अंतिम वस्तुएं, इनके मूल्य को और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, जिनका मूल्य और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, ये भी हमने पढ़ा था। और इनके मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए अंतिम वस्तु, ये राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल की जाती है। हमने पढ़ा था जो अंतिम वस्तु है उसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, परंतु जो मध्यवर्ती वस्तु है उसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये डिफरेंस है ये भी बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। ये जो डिफरेंस है ये बहुत बार हमारे जो एग्जाम होते हैं बोर्ड के उसमें रिपीट हुआ है। ये आपका 3 नंबर में आता है, और 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है लास्ट में उसमें 3 नंबर में 2 डिफरेंस पूछ लेते हैं, 3 के 2 डिफरेंस। इसका मतलब 3 + 3 = 6। 6 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है जिसमें 3 नंबर का ये हो जाता है या फिर 3 नंबर का कोई और हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 नंबर में ही आता है ये जो क्वेश्चन होता है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ चुका है तो। बहुत बच्चे कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, वो बहुत डिफिकल्ट है, हमें समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? ये बहुत इजी है। अगर आप अपने माइंड को ऐसा बनाते हैं कि ये चीज हमारे लिए मुश्किल है तो वो आपके लिए मुश्किल होती जाएगी। अगर आपने मान लिया कि हमारे लिए बहुत आसान है तो फिर वो आपके लिए आसान होगी, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप पढ़ोगे, एक बार ही नहीं आ रहा तो 2 बार ही देखिए, बार बार देखिए, पर वो आपको आसान बना के रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिक्स है वो हार्ड नहीं होती है, जो बच्चे हैं वो उसे हार्ड बना देते हैं कह कह कर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप अपने मन में कुछ भी ठान लेते वो आप कर सकते हैं और आपको करके दिखाना है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए उपभोक्ता वस्तुएं, वे वस्तुएं जो उपभोक्ता के द्वारा अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए प्रयोग की जाती है। उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती है? जो उपभोक्ताओं के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या फिर अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे कि दूध, सब्जी, कार आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनके प्रकार हैं। सबसे पहले है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। वे वस्तुएं जो एक उपभोक्ता के द्वारा लंबे समय तक प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स, जो टिकाऊ से मतलब आप समझ ही लीजिए, जो टिकाऊ होता है जो टिका रहता है, आप इसे याद रखिए। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु जो टिकी रहती है, तो वो बहुत लंबे समय तक जो वस्तु प्रयोग में लाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। जैसे कि कार होगी, एक बार आपने कार खरीद ली तो इसका मतलब नहीं है कि आप चेंज करते रहोगे। ये तो नहीं होता ना कि आपने एक बार कार खरीदी है, अब कार खरीदी है, कल आप दूसरी कार खरीदोगे, तो कुछ समय के लिए तो चलेगी ना वो कार। अगर भाई हाँ अमीर हो बहुत ज्यादा तो आप ऐसे कर सकते हो चेंज, पर इतने भी जो अमीर होते हैं वो भी नहीं करते ऐसे तो चेंज। अब देखिए जो टीवी है वो भी इसी प्रकार से एक बार खरीद लेते हैं तो बहुत लंबे समय तक चलता है, और फ्रिज भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब है अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। वे वस्तुएं जो एक उपभोक्ता के द्वारा लगभग 1 वर्ष तक प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स, जो अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं होती है वो इस प्रकार की होती है जो अर्ध का, अब देखिए यहाँ पर अर्ध आ गया है और यहाँ पे कहते हैं टिकाऊ। टिकाऊ मतलब टिकी रहना, और अर्ध टिकाऊ यानी कि अर्ध से समझिए आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा, और टिकाऊ मतलब टिका होना, आधा टिक होना, आधा टिका होना। तो अब देखिए जो लगभग 1 वर्ष तक प्रयोग की जाती है उसे कहा जाता है अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे कपड़े, जूते। ठीक है फ्रेंड्स, वो 1 वर्ष तक चले जाते हैं। अब देखिए गैर टिकाऊ या अनुपयोगी उपभोक्ता वस्तुएं। गैर टिकाऊ या फिर अनुपयोगी वे वस्तुएं जो उपभोक्ता के द्वारा केवल एक ही बार में प्रयोग लाई जाती है। फ्रेंड्स, जो एक ही बार, केवल एक बार ही प्रयोग में लाई जाती है वो होती है गैर टिकाऊ या फिर अनुपयोगी उपभोक्ता वस्तुएं। जैसे कि देखिए वस्तु का वही भाग दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अगर हमने जो वो भाग है वस्तु का वो इस्तेमाल में लेके आ चुके हम, तो हम उसे दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए जैसे दूध, सब्जी आदि, तो दूध, सब्जी अगर हम इसे ग्रहण इस्तेमाल में नहीं ला सकते। अब देखिए सेवाएं गैर भौतिक वस्तु होती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? संतुष्ट करती है। जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवाएं। डॉक्टर की सेवाएं होगी, वकील की सेवाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपभोक्ता वस्तु के प्रकार में ये सारे आते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो कंप्लीट होती है, और फ्रेंड्स जो चैप्टर बच गए हम उसे पार्ट 2 में करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा जो चैप्टर समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।